नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर एकमात्र खाली एंकर बोलेगा, हम आपको खबर दिखाएंगे, इतना नहीं, आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजा आपको हम दिखाएंगे। जनमत में रात के 9 बजे हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुद्दे भी आ गए। पहला मुद्दा जो रहेगा वो बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि सरेंडर करो केजरीवाल, क्योंकि जब सरेंडर का वक्त आया तो फिर बीमारी का जो बहाना कहिए या फिर कोई तरीका कहिए, उसमें सच्चाई है नहीं है वो कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरेंडर के समय जब उनको सरेंडर करना है, उस दौरान ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को तबीयत खराब है, और जबकि गर्मी में, प्रचंड गर्मी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब तबीयत खराब नहीं हो रही। ये आरोप है विपक्ष का, मैं नहीं कहता। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक में। देशद्रोही को जमानत दे दी गई है। शर्जील इमाम की अगर मैं बात करूं तो ये वो व्यक्ति है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक प्रमुख मेंबर जिसको कह सकते हैं, जो वाकई में भारत के टुकड़े हो जाएं ऐसी विचारधारा रखता है। और उत्तर पूर्वी भारत को इसने अलग करने का एक तरीका बताया था एक जगह पर, और उसका भी एक इस पर संगीन आरोप है। और ऐसे व्यक्ति को जमानत मिली है, किस मामले में मिली है, क्यों मिली है और क्या है मामला, वो भी आपको देखना है। जनमत में महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं, अब चीनी आक्रमण पर पर्दा डाला है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं अलेजेड, यानी कि कथित तौर पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई 1962 में कथित तौर पर चीनी आक्रमण, ये उन्होंने शब्द का इस्तेमाल जब किया तो उनकी किरकिरी हुई, फिर माफी मांगी और तमाम बातें की, और पर्दा क्यों डालने का प्रयास किया गया। चीनी आक्रमण के जिक्र पर इतना ऐसा उसको लपेट लपेट के बोलने की आवश्यकता क्या, और अलेजेड बोलने की जरूरत क्या थी। और आगे बढ़ते हैं, अगला फ्लोर ग्राफिक्स में जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो ये है कि भाई पाकिस्तान लाइन पे आ गया है, अपनी गलतियां मान रहा है और कह रहा है कि 1999 के जो लाहौर एग्रीमेंट था, जो शांति का समझौता था, उसको हमने नहीं माना, पाकिस्तान ने, और ये हमारी गलती है। तो पाकिस्तान अपनी गलती मान रहा है। धीरे धीरे सभी पापी लाइन में आते ही हैं, सत्य की जीत होती है, ये तो आप जानते हैं, सनातनी सारे जानते हैं। और ये उसका एक उदाहरण भर है कि लाइन पर पाकिस्तान आ रहा है। कैसे आएगा आपको हम स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं अगले फ्लोर ग्राफिक्स में कि भाई पाक चीन हो जाओ सावधान, केवल सुखोई, मिग और पुराने जहाज और ये रफाल का पुराना मॉडल ही नहीं है, रफाल का एक और एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है, एक और अत्याधुनिक विमान जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होने वाली है और उसकी उपयोगिता भी बहुत ज्यादा होने वाली है। हम कम से कम 2 से 3 फ्रंट पर एंगेज होने के लिए अपनी फौज को तैयार रखते हैं। तो पाक और चीन, पाकिस्तान की तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन चीन की दिलों की धड़कनें भी तेज है। तो ये मुद्दे हैं आज के जनमत के, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत में। आज खबर की शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां आज शाम को बदले मौसम से भले ही दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इन दिनों दिल्ली का राजनीतिक मौसम दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जी हां, जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका शुगर यानी कि उनकी जो डायबिटीज है वो काफी हाई हो गई है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी। आप स्ट्रैटेजी को समझिए कि भाई वो कोर्ट में अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील करते हैं और कहते हैं कि भाई 7 दिनों तक मेरी अंतरिम जमानत को बढ़ा दीजिए। लेकिन शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीएम केजरीवाल के उस आवेदन पर गौर करने से मना कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए सीमित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। आपको बता दें, अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।
यानी अब शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून की रोटी यानी 2 तारीख की जो रोटी है तिहाड़ जेल में ही खानी पड़ेगी। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यहां से सवाल भी बनता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य की याद जेल जाते समय ही क्यों आती है और वे जेल से बाहर आते ही अस्पताल जाने की बजाय चुनावी प्रचार में क्यों निकल जाते हैं। खैर, शराब घोटाला मामले में रोज फंसते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऐसे ढेरों सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आखिर क्या है शराब घोटाला मामला, क्या कुछ हुआ है। विस्तार से आप समझिए घोटाले मामले को। तो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो देखिए ये है। दिल्ली में नई आबकारी नीति जो लागू की गई उसकी तारीख भी हमने आपको बताई 17 नवंबर 2021। ये था मुख्य जब शराब घोटाले की शुरुआत हुई। और आगे बढ़ते हैं, 20 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना की नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई में जांच की अनुशंसा की गई। ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। तारीख के हिसाब से हम आपको पूरी प्रकरण को समझा रहे हैं क्या कुछ हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, 17 अगस्त की बात करें 2022 की, तो सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था। मनीष सिसोदिया भी इसमें मुख्य किरदार हैं और उनको तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल की बात भी कह दी। 22 अगस्त 2022 की बात करें तो ईडी ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यहां पे ईडी का एंगल जो है वो आता है, बड़ा एंगल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 31 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया। अब वापस क्यों लिया? अब इसमें चालाकी नहीं थी तो वापस क्यों लिया और पुरानी नीति लागू कर दी। 25 नवंबर 2022 को आ जाइए, सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अब ये सीबीआई का मैटर भी आप इसमें समझिए, ईडी तो समझाया। फिर 26 फरवरी 2023 की बताएं तो सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया की ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो है शराब घोटाला मामले में हो गई। अब 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि भाई मुझे गिरफ्तार किया गया है, मैं बेगुनाह हूं, फला फला, उनकी तरफ से बातें कही गई। 28 फरवरी 2023 को यह भी हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इसी दिन सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दे दिया, इसी दिन दे दिया 28 फरवरी 2023 को। 9 मार्च 2023 में आ जाइए, ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की गिरफ्तारी हुई है, सिसोदिया को गिरफ्तार किया ईडी के द्वारा। 4 अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह भी जो जमानत में बाहर हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव दिख रहे हैं। अब 2 नवंबर 2023 को आ जाइए, ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा। ये पहला समन है जो केजरीवाल को भेजा गया, बहुत समन उनको भेजे गए थे, ये पहला समन था। 15 मार्च 2024 को ईडी ने बीआरएस नेता यानी कि के कविता को गिरफ्तार किया। तो के कविता की गिरफ्तारी अब हो गई 15 मार्च को। अब 15 मार्च तक पूरा मामला आपने समझा कि कैसे 2024 तक के कविता की गिरफ्तारी। और फिर 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल के घर पर रेड की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। तो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और फिर उनकी कानूनी लड़ाई यानी अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई शुरू होती है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने गिरफ्तारी को जांच का हिस्सा बताया। तो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको जांच का हिस्सा जब बताया गया, अब उसके बाद क्या हुआ? 29 अप्रैल को आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के नोटिस को नजरअंदाज करने पर सवाल किया। केजरीवाल से पूछा कि आपको लगातार 9-10 बार जब समन भेजे गए, आप उससे नजरअंदाज क्यों करते गए? कोई कारण हो सकता है। 30 अप्रैल की बात अगर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। अब टाइमिंग पर भी सवाल हो गए। ठीक है, कोई नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, उनकी ऑब्जर्वेशन है। 3 मई में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही। तो देखिए, लोकसभा चुनाव और उसकी प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विचार किया गया। इसका पूरे केस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। 7 मई पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही। ये आपको हमने बताया महत्वपूर्ण है कि भाई ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, कोई बहुत बड़े ऑफेंडर नहीं। फिर 10 मई में आइए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और वो दिन आपको याद होगा जब जश्न मनाया जा रहा था। 16 मई में आते हैं, ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है, कोई स्पेशल इनको प्रोविजन नहीं दिया गया है। 17 मई में आते हैं, दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी।
पूरी प्रक्रिया को आप समझिए, 17 मई तक हम आ गए हैं। तो 4 शर्तों पर जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और वे स्वाति मालीवाल मामले में फंस गए हैं। शराब नीति मामले में कोई बयान नहीं देंगे, ये कहा गया था। मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, ये कहा गया था। सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, ये कहा गया, और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो नाम के मुख्यमंत्री ये रहे और मुख्यमंत्री से अभी भी इस्तीफा नहीं दिया था इन्होंने। और आप देखिए, शराब नीति मामले से जुड़े किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप गवाह को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये शर्तें जो है माननी पड़ेंगी और ये कोर्ट की तरफ से ये पूरी जो है बातें हैं वो कही गई हैं। तो 4 शर्तों पर जो है वो जमानत उनको पूरी दी गई थी और ये तमाम बातें हमने आपको बताई, कैसे ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया कि क्या कुछ हुआ था। और अब जो इसके बाद ये फंस गए, फिर ये फंसे स्वाति मालीवाल के मामले में। तो स्वाति मालीवाल मामले में क्या हुआ था वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो स्वाति मालीवाल केस में क्या हुआ? स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मारपीट हुई। किसके द्वारा मारपीट की गई? ये की गई विभव कुमार के द्वारा, जो आपको बगल में तस्वीर नजर आ रही है। क्या है स्वाति मालीवाल मामले में हुआ? उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी स्वाति मालीवाल, डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष है, और मारपीट के बाद दिल्ली पुलिस को कॉल किया स्वाति मालीवाल ने। सोचिए, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण का जो चेहरा अगर कहें स्वाति मालीवाल को, उनके द्वारा पुलिस को कॉल किया। स्वाति ने एफआईआर 16 मई को दर्ज कराई। थोड़ा इसमें समय लगा और ये 16 मई को जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। 18 मई को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और आप देखिए, विभव को हिरासत में यहां पर लिया गया। मामले में 16 मई को केस दर्ज किया गया। अब आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या हो रहा है इस पूरे केस में। तो मामले में 16 मई को केस दर्ज किया गया। तो स्वाति मालीवाल के केस में केस दर्ज होने में भी जो समय गया, उसमें भी लोग कह रहे हैं राजनीति है। अब तक क्या हुआ ये बता दें। 17 मई को दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, कई टीमों का गठन किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया गया। कोर्ट के सामने 17 मई को स्वाति मालीवाल का मेडिकल जो है वो करवाया गया। मेडिकल महत्वपूर्ण है, मेडिकल में हुआ खुलासा। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि की गई है, और चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी झुठला ले, लेकिन मारपीट मेडिकल में सामने आया। दिल्ली पुलिस ने विभव को 18 मई को हिरासत में ले लिया, कस्टडी में ले लिया। इस विभव कुमार को, जिसको स्वाति कहती है ये गुंडा है, 30 हजारी कोर्ट में आज मामले की सुनवाई आपको बताएं इसी मामले पर। और विभव ने थप्पड़ मारा और लात मारी, और ये उस पर आरोप है कि भाई उसने थप्पड़ मारा, लातें मारी। अब सोचिए, एक महिला को मुख्यमंत्री आवास में थप्पड़ और लातें मिल रही थी, सीएम आवास पर नहीं मिली कोई मदद, ये भी आरोप है स्वाति मालीवाल का। विभव को जमानत मिली तो मुझे खतरा है। स्वाति मालीवाल ये भी कह रही हैं कि भाई अगर इसको जमानत मिल गई तो मेरा क्या होगा, और मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। तो एक तरीके से विभव को आप एक गुंडे की तरह समझ सकते हैं, जिनके आधार पर रेप की धमकी मिल रही है, स्वाति मालीवाल कह रही हैं। ध्रुव राठी तक पर आरोप लगा दिया गया है। जब से वीडियोज बनाई गई हैं तो उनको ऐसी धमकियां कई जगह से आ रही हैं। आपकी सफाई क्या है? आम आदमी पार्टी सफाई में क्या कह रही है? आम आदमी कह रही दिल्ली पुलिस झूठी खबरें प्लांट कर रही है। तो देखिए, ये यही फैसला कर लेंगे। बीजेपी का चुनावी नैरेटिव बनाने का काम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सफाई जो है वो दी गई है। और क्या कहा गया आम आदमी पार्टी की सफाई में? केजरीवाल को फंसाने की साजिश चल रही है। ये सारे आरोप हैं। आम आदमी पार्टी की सफाई है, बिना अपॉइंटमेंट सीएम से मिलने पहुंची। अच्छा, बिना अपॉइंटमेंट से सीएम से मिलने पहुंची तो फिर क्या उसको आप पीट देंगे? तो स्वाति मालीवाल केस में आपने ये समझा और अरविंद केजरीवाल के पूरे केस को समझा, और आपने एक बात महत्वपूर्ण अगर नोट की होगी तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने जाके ये कहा है कि आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्या, यही दिमाग लगा के अरविंद केजरीवाल ने कहीं कोर्ट से थोड़ी सी जमानत बढ़ा नहीं दी है कि भाई मेरी जमानत बढ़ जाएगी तो क्या मुझे फायदा हो जाएगा, अगर सरकार बदल जाती है तो शायद वो बच जाएंगे। बढ़नी चाहिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत, क्या उसको जमानत और देनी चाहिए? हां बोला है केवल 9% लोगों ने, 91%, 91% लोगों ने कहा है नहीं बढ़नी चाहिए अरविंद केजरीवाल की जमानत।
तो ये हमारा पूरा विश्लेषण था, पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप पूरे केस को समझाया। क्या केस था अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का, और फिर अब जो लेटेस्ट चल रहा है एक और जो आरोप है स्वाति मालीवाल का, उस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ, और अरविंद केजरीवाल का मामला जहां पर वो चाहते हैं अपनी इंटरिम बेल पर एक्सटेंशन। ये अभी तो नहीं लग रहा है संभव हो पाएगा। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। 8 लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को मिली जमानत। आपको बता दें कि जेल की सजा काट रहे शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शर्जील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। यह मामला साल 2020 के दंगे से जुड़ा है। शर्जील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया था। इमाम ने कहा कि दोष सिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने शर्जील इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपील स्वीकार की जाती है। अभियोजन के अनुसार शर्जील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी। शर्जील इमाम ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह पिछले 4 वर्षों से हिरासत में है और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 13 यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है। आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 436 ए के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत में उस स्थिति में रिहा किया जा सकता है यदि उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली हो। आपको ये भी बता दें कि निचली अदालत ने 17 फरवरी को उसे जमानत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इमाम 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी है, जिसमें हिंसा की कथित बड़ी साजिश का मामला भी शामिल है। वह साजिश के एक मामले में भी न्यायिक हिरासत में है और शर्जील इमाम ने मामले में अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील बिहार के जहानाबाद जिले के काको की निवासी है और दिल्ली के सीएए कानून को लेकर दंगों में भी इसका नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। तो देखिए, हमने पुनः आपको वो लाइन सुनाई जो इस व्यक्ति के द्वारा कही गई कि भाई आसाम को अलग करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये देश विरोधी व्यक्ति है जिसने यहां तक कह दिया था कि आसाम को अलग करना, पूर्वोत्तर भारत को अलग करना वो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूं ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया से अलग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा देश हमेशा एक रहेगा, अनेकता में एकता। भारत की यही खूबसूरती है। और कोई चाहे कितने भी दंगाई हों, कितने भी कट्टरपंथी हों, जिहादी हों और अपने मजहब का जितना भी ये प्रयोग कर लें, कभी ये जीत नहीं सकते। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से क्या प्रश्न पूछा आपसे, वो आपको बता दें। दिल्ली दंगे के आरोपी को मिलनी चाहिए जमानत, और ये आपका जो उत्तर है 91% लोगों ने कहा नहीं और 9% लोगों ने हाँ कहा है, लेकिन बहुमत ने कहा है नहीं मिलनी चाहिए जमानत। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर की। जी हां, इन दिनों कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान आ रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान के पास परमाणु वाला बयान हो या फिर सैम पित्रोदा का भारतीय नस्लों पर दिया गया बयान हो। इन बयानों से खुद को बचाने के लिए कांग्रेस अपनी ही नेताओं से किनारा कर लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ है अब मणिशंकर के बयान पर।
दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना भी साध रही है। तो आपने देखा किस तरीके से मणिशंकर अय्यर के द्वारा यह कह दिया गया कि आप देखिए जो आक्रमण था 1962 का चीनी आक्रमण वो कथित था। तो उस कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि अय्यर द्वारा 1962 में भारत पर हुए चीनी हमले को कथित यानी अलेजेड आक्रमण बताया जाना कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है। भगवा पार्टी ने दावा किया कि अय्यर द्वारा 1962 में भारत पर हुए चीनी हमले को कथित आक्रमण बताया जाना कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह दुश्मन देशों को यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का संकेत है, क्योंकि विपक्ष इस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करने जा रहा है। गौरतलब है कि अय्यर ने मंगलवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। कार्यक्रम के दौरान अय्यर ने 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध पर कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले हम आपको मणिशंकर अय्यर का वो बयान सुनाते हैं जिस पर ये सारा विवाद चल रहा है। I am honored to be here on the occasion of the release of this book on Nehru's first recruits, because I was literally Nehru's last recruit. The story, I believe, is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Tawan fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, I was the newspaper, I was prominent in the politics of Cambridge Union. And so the newspapers used to make references to me as being very left-wing. बयान में कथित लगाने पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी पड़ी। अय्यर ने कहा कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए वह माफी मांगते हैं। हालांकि इसके बाद भी यह विवाद थम नहीं रहा है। इस बयान पर कांग्रेस ने खुद को घिरता देख बयान से पल्ला झाड़ दिया। शंकर जी सीधे तौर पर कथित कह रहे हैं इंडिया चाइना वॉर को इस तरह आज उन्होंने माफी मांगी और मणिशंकर जी कांग्रेस के न स्पोक्समैन हैं, न वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, न सांसद। दोस्तों, ये आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का ये तय किया गया था कि पहले प्रमोद जी प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी विधानसभा दल की नेता आराधना मिश्रा मोदी करेंगी। तो साथी मौजूद है, नए साथी आए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी नेता अनुग्रह राय सिंह कई बार नए गए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के बहुत क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे हैं, उनका इस मंच पर स्वागत है और मैं आराधना मिश्रा जी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया संबोधित। 4 तारीख को सरकार एक अहम सवाल सर, लेकिन कांग्रेस के पल्ला झाड़ लेने के बावजूद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि अय्यर राहुल गांधी की सहमति के बिना इस तरह का बयान नहीं दे सकते। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी को लेकर उन पर भी निशाना साधा। इस पर भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अक्सर अपने नेताओं की इस तरह की विवादास्पद टिप्पणियों से खुद को दूर कर लेती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को चीन जैसे देशों से दूरी बना लेनी चाहिए। जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में चीन ने कब्जाई, वो मामला हम सब जानते हैं, वो भूमि आज भी कब्जे में है।
तो आप इसको कथित आक्रमण कैसे कहते हैं? इट इज एन इशू विच इज लाइफ. It is an issue where India has a legitimate claim over every inch of land. And Manishankar Iyer comes out and gives a clean chit to China. He says in 1962 China allegedly invaded India. Can this happen without the concurrence and approval of Rahul Gandhi? Mr. Mallikarjun Kharge, who is silent. Why this silence? And especially during elections, within a span of 1 week, we all know the relations between India and China. India has been standing strong with pride, showing China its place. And at that time, these signals are being given by the Congress party and Manishankar Iyer. The signals clearly show the anti-India mindset of the Congress party, and similar signals were also sent to Pakistan when Manishankar Iyer just a few days back had said that even Pakistan is in possession of an atomic bomb. Therefore, India should be careful. To which Shri Narendra Modi ji had responded that India is a strong nation and we do not fear any such threats or any such irresponsible statements being made by leaders of the Congress party like Manishankar Iyer. We are in a position of strength. From Balakot airstrike to surgical strike, India and the armed forces have responded with valor and courage, and we will continue to do so. But the serious question is that why is Rahul Gandhi and the Congress party allowing people like Manishankar Iyer to break the morale of our brave soldiers? Why are they making anti-India statements during elections? Is it a signal to these nations to interfere and help the Congress because they know that Congress party is getting decimated? And that is a cause of concern for everyone. भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर की तरफ से विवादित बयान पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वह कई बार विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान सामने आते रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों से अपनी लुटिया को डूबता देख रही है, तो कांग्रेस को अपने ही नेताओं से किनारा करना पड़ता है। लेकिन ये किनारा करना भी सिर्फ एक छलावा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो आपने देखा कैसे मणिशंकर अय्यर के द्वारा चीनी आक्रमण को कथित कह दिया, अलेजेड कह दिया कि भाई वो कहने वाली बात, अलेजेड जब कह दे तो उसमें शक होता है कि हुआ है कि नहीं। और जो गौरव भाटिया के द्वारा आरोप लगाया गया कि देखिए जो जमीन कब्जाई गई चीन के द्वारा वो नेहरू के समय में हुई थी, कांग्रेस के राज में हुई थी। तो हमने आपसे सवाल पूछा जनता से, क्या मणिशंकर ने नेहरू प्रेम में चीनी हमले को कहा कथित? ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे सवाल पूछा तो 90% लोगों ने बोला हाँ, नेहरू प्रेम में चीनी हमले को मणिशंकर ने कथित कहा था। 10% ने इसे ना कहा, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि नेहरू प्रेम में चीनी हमले को कथित कह गए कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर। चलिए, बात चीन की कर ली तो अब पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर कैसे लाइन पर आ रहा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने 1999 का द्विपक्षीय लाहौर समझौता जो था उसका उल्लंघन कर दिया है। लाहौर समझौता तोड़ने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कही।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु धमाके के परीक्षण किए। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए और दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। वो अलग बात है कि हमने वो समझौता तोड़ दिया, इसमें हम कसूरवार हैं, इसमें हमारी गलती है। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, ये पाकिस्तान का रुख मोड़ें। आखिर क्या कुछ कह दिया है, वो आपको सारी बातें सुनाते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहां पर आप जानते हैं कि वहां इंडियन पार्लियामेंट में यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ही साल 1999 में उनके और भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच हुए लाहौर समझौते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। शरीफ ने PMLN की बैठक में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। यह हमारी गलती थी। आपको बता दें कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद 21 फरवरी 1999 को एक समझौते पर साइन किए। दोनों देशों ने शांति और स्थिरता की बात कर भविष्य में मजबूत रिश्तों को बल दिया था। इस समझौते में दोनों देश इस बात पर राजी हुए थे कि वह आपस में परमाणु हथियारों की दौड़ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर समेत बाकी सीमा पर शांति के लिए कार्य करेंगे। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वह इस क्षेत्र में मिलकर काम करें। इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर बस से गए थे और इसी दिन से दिल्ली से लाहौर तक के लिए सीधी बस सेवा चालू की गई। इस समझौते को दोनों देशों की संसद में भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि यह समझौता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। समझौते के कुछ दिनों भीतर ही पाकिस्तानी फौज ने भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर दी और कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि यह काम तत्कालीन पाक फौज के मुखिया परवेज मुशर्रफ ने किया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध के बाद काफी दरार आई और शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए पाकिस्तान को 5 अरब अमेरिकी डॉलर की पेश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर इमरान खान जैसे व्यक्ति मेरी सीट पर होता तो उन्होंने क्लिंटन की पेशकश स्वीकार कर ली होती। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर हुए शरीफ 6 साल बाद दोबारा इस पद पर चुने गए हैं। 74 साल के नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान में अरेस्ट से बचने के लिए वो 4 साल तक ब्रिटेन में रहे। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले साल अक्टूबर में वो पाकिस्तान में लौटकर वापस आए थे। और अब नवाज शरीफ के इस बयान पर सवाल ये खड़ा होता है कि यदि पाकिस्तान भारत के सामने अपनी गलती सुधारने के लिए फिर से लाहौर समझौते का प्रस्ताव रखता है तो भारत क्या निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था, भारत को फिर से करना चाहिए लाहौर समझौता? तो 68% लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। 32% लोग कहते हैं हाँ कर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। जनमत में अब बात भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती सैन्य शक्ति की करते हैं, जिसमें अब बड़ी जल्दी राफेल M नामक एक ऐसा लड़ाकू विमान जुड़ने वाला है जिसकी शक्ति चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा सकती है। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की डील पर जल्द ही बातचीत होने जा रही है। ये मीटिंग 30 मई को भारत में होनी है।
यानी कल हो जाएगी। इस मीटिंग में 2 फ्रांसीसी कंपनियों के अधिकारियों के अलावा वहां के सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे, जबकि दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस डील की खबर आने के बाद बुधवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिहाज से भारत और फ्रांस के बीच ये डील बेहद खास हो सकती है। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए 26 रफाल मरीन जेट खरीदने के टेंडर पर दिसंबर में ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जेट्स रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस डील के लिए फ्रांसीसी बिड की डिटेल स्टडी की है। इसमें कमर्शियल ऑफर या विमान की कीमत के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी डिटेल भी शामिल है। वहीं अब इस नई डील में भारत अब फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों के साथ टफ नेगोशिएशन करेगा, मोलभाव किया जाएगा। ऐसे ही सीधा सब कुछ मान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह डील सरकार से सरकार के बीच होने वाली है। वहीं दूसरी ओर नेवी चीफ ने अपनी टीम को यह भी निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी टाइम फ्रेम में काफी कमी की जाए, ताकि विमानों को शीघ्र अंतिम रूप में दिया जा सके और इसे बेड़े में शामिल किया जा सके। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब भारत के पास पहले से रफाल विमान है, तो फिर अब रफाल एम की क्या जरूरत। तो आइए आपको रफाल एम के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि रफाल एम में क्या खास है, ये आपको बताएंगे। रफाल एम के फीचर्स आपको बता दें, देखिए ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंबाई 15.27 मीटर है, चौड़ाई 10.80 मीटर, वजन 10,600 किलो, ऊंचाई क्षमता 50,000 फीट, रेंज इसकी मतलब कितनी दूरी तक जाएगा 3700 किलोमीटर, 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है। और देखिए 5.34 मीटर ये ऊंचा जेट है। तो ये इसके फीचर्स हैं। और रफाल एम वर्जन की खास बातें, भारत में मौजूद सभी रफाल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। ये एडवांस्ड फीचर हैं इसके, उससे आधुनिक है ये। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत से स्की जंप कर सकता है, यानी बहुत जल्दी टेक ऑफ कर सकता है। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है, जिसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं, जहां पर एक नीचे तार लगी होती है, उसके जरिए विमान को रोक लिया जाता है। बट अरेस्टर लैंडिंग जिसको कहा जाता है, उसमें भी ये सक्षम है रफाल एम। और खास बातें हैं, स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होने वाली है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो स्पेयर पार्ट्स जब आपको चाहिए तो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है कि अगर जहाज को डुबाना है तो रफाल एम को अपनाना है, ये काम कर देगा आपके लिए। और बताते हैं, इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है कि भाई अगर पड़ोसी मुल्क ज्यादा होशियारी दिखाता है तो उनके न्यूक्लियर प्लांट की भी हम बत्ती गुल कर देंगे, इतनी ताकत है इसमें। रफाल एम और रफाल में अंतर आपको बता दें, रफाल एम एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से इसका एयर फ्रेम, इसका डिजाइन वैसा है, और रफाल जो है स्टैंडर्ड है, जैसा होना चाहिए। वो भी अच्छा जहाज है, लेकिन रफाल एम एक कदम आगे ही है। अब अंतर एक और बता दें, फोल्डेबल विंग है। इसके जो विंग हैं, जो इसके पंख हैं, वो फोल्ड हो जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जैसे आपने देखा होगा, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स में उनके पंख फोल्ड हो जाते हैं, वो जमीन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर चला जाता है। रफाल में नहीं हो सकता। रफाल एम में रडार में नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है, और इसमें स्टैंडर्ड रडार है, उसमें कोई खास बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है। और रफाल की बात करें तो स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार हैं, उसमें कुछ ऐसा खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रफाल एम और रफाल में अंतर, तो रफाल एम में विमान वाहक पोत से जुड़े ऑपरेशंस हैं, और रफाल में हवा से हवा में हमला करने की क्षमता है। तो रफाल एम में और रफाल में अंतर आपने देखा, और कितना शक्तिशाली ये जहाज है और कितना खूबसूरत ये जहाज है, ये भी आपने देखा है। और इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। भारत फ्रांस की डील से छूटेंगे पाक और चीन के पसीने, तो उत्तर आपने देखा 91% लोगों ने हां में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया।
चलिए, हमने भारत की शक्ति की बात की, लेकिन दिल्ली से एक मुख्य खबर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जनमत में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लव जिहाद की। जी हां, दिल्ली के बुराड़ी से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू नाबालिग बच्ची पिछले 9 दिनों से गायब है। परिजनों के मुताबिक पड़ोसी जिहादी ने बच्ची को लव जिहाद का शिकार बनाया है। बच्ची जिंदा है या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसी खबर पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सारी बातें सुनाते हैं। मामले की गंभीरता को समझिएगा। घर के अंदर लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे छोटी छोटी नाबालिग हिंदू बच्चियों को टारगेट कर अपने प्यार के जाल में फंसाकर कैसे उनको अपने ट्रैप में फंसाया जा रहा है, और उसके बाद की पूरी कहानी हमने देश भर के अलग अलग हिस्सों से आपको रोज दिखाते हैं। उन हिंदू परिवारों की व्यथा, कैसे प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर किस तरह से पूरा उनको भगाकर बच्ची को कहां ले जाया जाता है ये पता नहीं आता। एक ताजा मामला बिल्कुल दिल्ली के बुराड़ी से सामने निकल कर आया। खुद उनके परिवार से पूछते हैं, माँ बाप, नानी सब घर के अंदर परेशान है। पिछले कई दिनों से बच्ची का कोई पता नहीं है कि बच्ची उनकी कहां पर है। आप ये बताइए, कितने दिन हो गए बेटी आपकी गई हुई है और क्या हुआ था, कहाँ है, कुछ नहीं पता आपको? आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी का मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी 21 तारीख से लापता है। क्या हुआ था? किसके साथ? कोई लड़का भी गिरफ्तार हुआ है आपने बताया? हाँ जी, हमारे साथ में मुस्लिम फैमिली रहती है, तो उनका बेटा नवाब गिरफ्तार हुआ है। उसको मैंने ऑटो से उतरते हुए देख लिया था सुबह के टाइम। जब मेरी बेटी का मुझे पता चला ना कि घर में नहीं है, तो बाहर की कुंडी लगा रखी थी मेरी, और मैंने ऊपर चढ़ के कबाड़ी से कुंडी खुलवाई है। और जब मैंने बाहर निकल के देखा तो वो लड़का ऑटो से उतरा था। मैंने ऑटो वाले को रोका और मैंने कहा भैया रुक, और उसके ऑटो के नंबर की फोटो ली और मैंने फिर पुलिस थाने गई, तो वहाँ पे सब मामला गड़बड़ हो गया। मतलब इन्हीं परिवार की डर से आपने बताया था कि धमकी दिया करते थे, जिसकी वजह से आपने अपनी बेटी को राजस्थान पढ़ने के लिए भेजा था? जी, ये परिवार मेरे साथ बहुत टाइम से 2022 से भी पहले से मेरे से मतलब परेशान कर रखा है। इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। बच्चों को मारने की धमकी देता था, जिसका वीडियो मेरे पास है, और आज इसने मेरी बच्ची को लापता कर ही दी है। इसने इतना दुखित कर रखा है कि आज मैं अपनी बच्ची से दूर हो गई हूँ। बच्ची को दूर भेजने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा उसको। परेशान होती है। नानी के पास शायद वो राजस्थान सीकर में रहती थी, नानी भी है बैरोड में आपके साथ थी। क्या पता बात होती थी आपकी उनसे? बेटी क्या कहती थी? ऐसे अड़गड़ के बोलती, मैं जानू तो ऐसे कैसे बोलती, नानी पढ़ाई करती, बस इतनी बात कह के फोन कर तंग कर दिया करते थे लगातार। नानी थोड़ी बाद में बात करूंगी, ऐसे कह के फोन कर। मैं समझती हुई पढ़ाई करती हुई जो थोड़ी दिमाग, मुझे असलियत नहीं पता। क्या कहना चाहते हैं सरकार, पुलिस से? आप कितने दिन से बच्ची कोई काम की पुलिस नहीं है। घुटने तक टेक दी, पुलिस वाला ने बोला आपकी बेटी ना भगाई, ऐसा क्यों कह रहा है? बेटी ना भगाई। मैं बोली सर ऐसे मत बोलिए, आपका भी माँ बहन है, बेटी है, ऐसे मत बोलिए। तो मैं गिड़गिड़ाई बात सत्य के साथ, वो मेरी सुनी नहीं है। आप रोइए मत, रोइए मत। देखिए, पुलिस के सामने ये परिवार गिड़गिड़ाया है। आप अंदाजा लगाइए, किसी की बच्ची गई। क्या बोला पुलिस वालों ने आपसे? क्यों आई है? कितना भी कॉल कर ले, तेरी लड़की ने तब बजाई। कितने भी कॉल कर लो आप, तेरी लड़की को तूने भगाया। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए। SHO साहब बुराड़ी ने ये बात कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े थे, उनके सामने कही है। उसके बाद मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं भगाती है, आप ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। कह रहा तूने ही अपनी बेटी को भगाया है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे मतलब अकड़ के बोल रहे थे। मैंने कहा सर जब पीड़ित ही बिल्कुल मतलब माँ बाप की नहीं सुनेगा तो क्या कहाँ जाएंगे हम? बोल रहे तू थाने के अंदर पैर मत रखियो। मैंने कहा मेरी बेटी का लिखा हुआ लेटर मुझे दे दो, मैं थाने में कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि वो लेटर मिसप्लेस कर चुकी, उनके पास वो लेटर ही नहीं है। अच्छा, नवाब को कितने दिन हो गए गिरफ्तार किया गया है? 21 तारीख को उसको अरेस्ट करा था, पर तिहाड़ पता नहीं हमें कि कब भेजे है पुलिस वालों ने। अब वो बोलते हैं कि तिहाड़ में भेज रखा है। उसके बाद में पुलिस वाले हमें धमकी दे रहे और दबाव बना रहे पूरा थाना बुराड़ी का कि आप केस वापस लो। सीधा करे वो तो लड़की को आपने भगाया। मैं जब सुबह थाने गई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया हम थाने गए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ मैं वो बताती हूँ आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के बीच अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में इस योजना को खत्म करने की बात कह चुके हैं। इसी बात पर भाजपा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पहले फौज में नौकरी करें, फौज को समझें, फिर अग्निवीर योजना पर बात करें। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट और गोला बारूद तक नहीं दिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल ने ना तो सेना में शामिल हो सकते हैं, ना ही अग्निवीर हो सकते हैं। वो खुद कुछ कमाकर नहीं खा सकते, वो अपनी मां के ऊपर बोझ हैं। वे देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वो सेना के बारे में कुछ गलत नहीं बोले। आखिर किस तरीके से उन्होंने राहुल पर हमला बोला, आइए आपको सुनाते हैं। झूठ बोलने का अगर इंटरव्यू में आ रहा है, राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी हमारे सेना का बारे में कमेंट ना करे। देखिए, अग्निवीर जैसा स्कीम जो होते हैं, पहले आर्मी में नौकरी कीजिए और आर्मी में नौकरी करने का बाद स्टेट पुलिस में नौकरी कीजिए, या तो आप जहां भी चाहते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, जहां भी हो, आप चला जाओ। अग्निवीर जैसा स्कीम हमारा देश का युवा शक्तियों को पसंद है। इसीलिए अग्निवीर होने के लिए लाखों लोग इंटरव्यू में आ रहा है। राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए तो इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि ये आरोप जो हेमंत बिस्व शर्मा ने लगाया, राहुल गांधी सच में अपनी मां के ऊपर बोझ हैं? 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। 93% लोग मानते हैं राहुल गांधी सच में अपनी मां के ऊपर बोझ हैं। ये हेमंत बिस्व शर्मा की बाइट पर जो रिएक्शन था वो हमने आपसे पूछा जनमत में। तो ऐसे ही बड़े मुद्दे हर रोज आपके लिए मैं शुभम दत्त मेहता लेकर आता रहूंगा और मेरी पूरी टीम आपके लिए लेकर आती रहेगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।